सभी को नमस्कार। इग्नू के इस लाइव सेशन में मैं डॉक्टर विवेक नाथ त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस परिचर्चा में हम लोग आपकी इकाई 13, 14 और 12, 13 और 14 जिसमें मापन एवं मूल्यांकन से संबंधित विभिन्न संप्रत्यय, आकलन के प्रकार, योग्यताओं एवं कौशलों का आकलन विषय पर चर्चा करेंगे। BSEC 133 पाठ्यक्रम जिसके अंतर्गत आज हम आप सब के समक्ष इस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, उसके कारक और उससे संबंधित विभिन्न पक्षों पर हमने चर्चा की। आज की इस चर्चा में हम लोग समझेंगे मापन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है, आकलन क्या होता है, मापन, मूल्यांकन, आकलन यह क्यों आवश्यक है और इसको क्यों किया जाता है। मापन और मूल्यांकन और आकलन, अगर हम लोग, जैसा कि मैं अक्सर चर्चा के दौरान यह प्रश्न करता हूं कि जिस भी विषय वस्तु पे हमें चर्चा करनी है, उस विषय वस्तु को अगर हम लोग विभिन्न प्रश्नों उससे पूछें कि यह प्रश्न क्या है, इसकी चर्चा हमें क्यों करनी है, इसका अर्थ क्या है, कितने प्रकार का होता है, तो उससे संबंधित जो चिंतन है वो शुरू हो जाता है। तो आइए ऐसे कुछ प्रश्नों को मैं आप लोग के समक्ष रखता हूं। जैसे कि मापन क्या है, व्हाट इज मेजरमेंट, व्हाट इज असेसमेंट, व्हाट इज इवैल्यूएशन। मापन क्या है, आकलन क्या है, मूल्यांकन क्या है। व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी सच टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, हम क्यों इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को अध्ययन करने जा रहे हैं, क्या आवश्यकता है, और इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे अध्ययन करेंगे। बहुत सारे प्रश्न आते हैं हम लोग के समक्ष। चूंकि यह शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया से संबंधित है, तो ऐसे भी प्रश्न आएंगे कि हम अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को कैसे इंप्रूव करें, हाउ डू वी इंप्रूव आवर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। हम ये भी कह सकते हैं कि हाउ डू स्टूडेंट्स इंप्रूव लर्निंग। उसी तरह से शिक्षक भी कह सकता है कि हम अपने शिक्षण को कैसे इंप्रूव करें, उसको उसमें कैसे सुधार करें, किसी शिक्षण प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया से संबंधित सूचनाओं को कैसे एकत्रित करें, उनका संकलन कैसे करें, हम अपने एक विद्यार्थी के बारे में कैसे अध्ययन करें। इस तरह के प्रश्न हमें कलेक्ट करना पड़ता है, चर्चा करना पड़ता है। और उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने जब हम जाते हैं तो हमें 3 तरह के संप्रत्यय सामने आते हैं। पहला संप्रत्यय मापन का होता है, दूसरा आकलन का और तीसरा मूल्यांकन का। अब अधिगम से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो बैरियर्स हैं वो साथ-साथ चलते हैं। इस आकलन, मूल्यांकन और मापन में ये जो बैरियर हैं, जिनको हम लोग बाधाओं के रूप में कह सकते हैं, अधिगम में मूलतः फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, सोशियो कल्चरल बैरियर और इंस्टीट्यूशनल और इंस्ट्रक्शनल बैरियर कार्य करते हैं। हमें इस मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन के द्वारा इन सारे बैरियर्स को एड्रेस करना होता है, उनको कम करना, उन बाधाओं को कम करना होता है, ताकि हम अपनी अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी, सरल, सहज और सुगम बना सकें। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं, चूंकि पूरे अधिगम प्रक्रिया में 3 कारक जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें पहला कारक होता है विद्यार्थी, दूसरा होता है विषय वस्तु और तीसरा जो होता है वो शिक्षक का होता है।
तो ये 3 जो तत्व हैं वो महत्वपूर्ण हैं। अब शिक्षक जो है उससे संबंधित मापन, मूल्यांकन और आकलन में क्या प्रश्न हो सकते हैं? विद्यार्थी से संबंधित तो हम कह सकते हैं कि जब हम शिक्षक की भूमिका में होते हैं, तो हमारे दिमाग में ऐसे प्रश्न आते हैं व्याख्यान के दौरान, इस चर्चा के दौरान भी ऐसे प्रश्न आ रहे हैं कि कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? हाउ स्टूडेंट्स आर लर्निंग वेल और हाउ मेनी आर नॉट? तो कितने विद्यार्थी हैं जो अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, अधिगम कर पा रहे हैं? और कितने ऐसे हैं जो नहीं कर पा रहे हैं? कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से वो कौन-कौन से हैं, उनको उनकी पहचान करना, उनका आइडेंटिफिकेशन करना। कक्षा में सक्सेसफुल लर्नर कौन है, एक सफल अधिगमकर्ता कौन है, इसका भी पता लगाना। ये सारे प्रश्न मापन और मूल्यांकन तथा आकलन की तरफ ही इंडिकेट करते हैं। इसी तरीके से विषय वस्तु है। तो कोर्स कंटेंट कहाँ तक कंप्लीट हो गया? कोर्स कंटेंट को विद्यार्थी कहाँ तक सीखता है? मतलब एक जिसको कहें कि विषय वस्तु से जब हम मापन की दृष्टि से प्रश्न करते हैं, तो कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थियों से संबंधित होता है कि स्टूडेंट्स किस विषय वस्तु पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, किस विषय वस्तु को बहुत ही सरल तरीके से समझ रहे हैं। तो इस तरीके से प्रश्न जब शिक्षक करता है अपनी विषय वस्तु को लेकर के, अपने विद्यार्थियों को लेकर के, अपने शिक्षण विधि को लेकर के, इसी तरह से शिक्षण से संबंधित वो प्रश्न कर रहा है कि जो हमने शिक्षण किया वो कितना सकारात्मक पॉजिटिवली कितना अफेक्ट कर रहा है लर्नर को, वो कितने सकारात्मक रूप से सीख रहा है, ये आकलन का विषय है, ये मापन का विषय है, ये मेजरमेंट का इवैल्यूएशन का, असेसमेंट का विषय है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं शिक्षक से संबंधित, विद्यार्थी से संबंधित और विषय वस्तु से संबंधित। इन सारे प्रश्नों को जिसकी अभी मैंने चर्चा की, इन सारे प्रश्नों को हम एड्रेस करेंगे। इन सारे प्रश्नों को हम समझने का प्रयास करेंगे, इन सारे प्रश्नों को हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे और इन सारे प्रश्नों का उत्तर मापन में निहित है, आकलन में निहित है और मूल्यांकन में निहित है। जो आ आकलन है, उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो वो है कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना चाहिए बिटवीन लर्निंग, टीचिंग एंड असेसमेंट। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है असेसमेंट का है कि मेकिंग स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन लर्निंग, टीचिंग एंड असेसमेंट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव, इन ऑर्डर टू रेज स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड ऑफ अचीवमेंट। विद्यार्थियों की उपलब्धि को बढ़ाने के लिए हमें शिक्षण, अधिगम और आकलन इन तीनों में संबंध स्थापित करना पड़ेगा। हम किसी को भी अलग नहीं कर सकते। असेसमेंट को लर्निंग से अलग नहीं कर सकते, लर्निंग को असेसमेंट से अलग नहीं कर सकते। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे कि असेसमेंट और लर्निंग कैसे संबंधित हैं। तो हमें जो है यह समझना होगा कि आकलन का मूल उद्देश्य यही है, उसका फंडामेंटल जो मूल सिद्धांत है वही है कि वो शिक्षण के साथ-साथ अधिगम और आकलन में एक मजबूत संबंध बनाने का प्रयास आकलन की क्षेत्र या विषय वस्तु के अंतर्गत आता है। बहुत सारी अवधारणाएं जो हम साथ-साथ लेकर के चलते हैं कि प्रभावी अधिगम प्रभावी शिक्षण पे निर्भर करता है। लेकिन अब बदलते परिदृश्य में प्रभावी अधिगम, प्रभावी आकलन, इफेक्टिव असेसमेंट होगा कि कहाँ पे अधिगम नहीं हो रहा है तो प्रभावी अधिगम होगा, उसको दूर कर करके प्रभावी शिक्षण कर सकते हैं। तो पहला एजम्पशंस हमारा हो सकता है कि जब हम इम्प्रूव टीचिंग करते हैं या इम्प्रूव लर्निंग का एजम्पशन लेकर के चलते हैं तो इम्प्रूव टीचिंग अपने आप स्वीकार कर ली जाती है। उसी तरीके से बहुत सारे एजम्पशंस हैं, हम उन एजम्पशंस को पूरा करते हैं, उन एजम्पशंस को मेजरमेंट असेसमेंट के द्वारा सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न भी होते हैं कि हमें वो गाइड करते हैं कि हमें मापन कब करना है, हमें आकलन करना कब करना है, हमें मूल्यांकन कब करना है, किस तरह की इवैल्यूएशन टेक्निक्स हमें चाहिए, किस तरह की जो है असेसमेंट टेक्निक्स चाहिए। तो जब इस तरह के विचार मन में आते हैं तो कुछ जब हम ऐसे प्रश्न करेंगे कि जिस किस शिक्षण तकनीकी के द्वारा
किस मूल्यांकन तकनीकी के द्वारा, किस असेसमेंट टेक्निक्स के द्वारा हमें ऐसी इंफॉर्मेशन, असेसमेंट क्या करता है, वो एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट व्हाट स्टूडेंट्स आर लर्निंग इन इंडिविजुअल क्लासरूम। तो जब हम इस तरह के प्रश्न करते हैं कि एक विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से किसी कक्षा में कैसे सीख रहा है, तो हम उस दिशा में धीरे-धीरे बढ़ रहे होते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य, मेरे बोलने का तात्पर्य या इस प्रश्नों को खड़ा करने का तात्पर्य है कि हम अब एक्सप्लोर करने की स्थिति में होते हैं कि कौन-सी टेक्निक्स लगाई जाए असेसमेंट की, किस तरीके से आकलन किया जाए बच्चों का, ताकि हमें पता चल सके कि कौन-सी प्रविधि असेसमेंट के लिए बहुत ही एप्रोप्रिएट है। इस तरीके से कौन-सी ऐसी टेक्निक्स है जो ये प्रोवाइड करेगी कि अल्टरनेटिव वेरिएबल्स को कैसे कंट्रोल करें? कौन-सी ऐसी टेक्निक्स है जो ये फीडबैक प्रोवाइड करेगी कि शिक्षक का जो इंस्ट्रक्शन है वो विद्यार्थियों तक पहुँच रहा है, स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन को जो है रिसीव कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पूछने का तात्पर्य सिर्फ यहाँ पे यही है कि विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को खड़ा करके एक एप्रोप्रिएट असेसमेंट टेक्निक्स का चयन करना, ताकि वो सूचना, वो इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए, जिसके लिए हम इस प्रकार की चर्चा पर करने जा रहे हैं असेसमेंट, मेजरमेंट, उसका पता चल सके। और एक साइकोलॉजिस्ट, एजुकेशनिस्ट हैं, वो कहते हैं कि इट्स टाइम टू शिफ्ट फ्रॉम समेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट, फ्रॉम मेकिंग जजमेंट टू क्रिएटिंग डिस्क्रिप्शंस। वो कहते हैं कि ये समय है कि हमें शिफ्ट करना चाहिए फॉर्मेटिव असेसमेंट के और समेटिव असेसमेंट की जगह पे हमें इस तरह के असेसमेंट की टेक्निक्स की तरफ बढ़ना पड़ेगा, जहाँ पे हम असेसमेंट को डिस्क्राइब कर सकें कि अगर वो 30 मार्क्स पाया ही है तो कैसे पाया, कहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। हमने ग्रेडिंग कर दी, तो कहीं न कहीं अब हम इनोवेटिव असेसमेंट टेक्निक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमें यह समय जो है ऐसे शिफ्ट कर रहा है कि हमें यह जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं कि विद्यार्थी क्या सीख रहा है, यह जानने की ज़्यादा आवश्यकता है कि विद्यार्थी जो सीख रहा है वो कैसे सीख रहा है। और जो सीख रहा है क्या उसको उसका संज्ञान है या नहीं। तो इस तरीके से विभिन्न एक्सप्लोर मेजरमेंट असेसमेंट की टेक्निक्स को हम लोग करते हैं। नाउ I am going to discuss about the concept of measurement. अब हम मापन के जो बेसिक उसका कॉन्सेप्ट है, बेसिक एक संप्रत्यय है मापन का, उस पे चर्चा करेंगे। अभी तक हमने आपको मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन के जो परिदृश्य हैं, जो एक बैकग्राउंड है, उसको उसकी चर्चा करने की कोशिश की, जिसके द्वारा आप देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का उत्तर हम इन संप्रत्ययों से दे सकते हैं। मापन पहला ऐसा संप्रत्यय है जिसको हम पाठ्यचर्या के अनुसार आपका जो सिलेबस है उसमें यह वर्णित है। मापन कैसे कहते हैं? मापन सामान्य रूप से हम कहते हैं कि ये एक प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी निश्चित नियमों के अनुसार अंक प्रदान करने का कार्य करते हैं। इट्स प्रोसेस ऑफ असाइनिंग न्यूमरल्स टू इवेंट और ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू फिक्स एंड सर्टेन रूल। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी निश्चित नियमों के अनुसार अंक प्रदान करने का कार्य किया जाता है। इसमें हम किसी भी एट्रीब्यूट के डायमेंशंस, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट का मेजरमेंट करते हैं, उसको क्वांटिफाई करने का कार्य करते हैं। तो मापन में हम क्या करते हैं, यह किसी भी सब्जेक्ट यानी प्रयोज्य, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु के अंदर जो गुण है, ऑब्जेक्ट का तात्पर्य यहाँ जो है उसके अंदर जो फीचर्स हैं, जो उसके अंदर एट्रीब्यूट हैं, उससे है। उस एट्रीब्यूट की कितनी मात्रा है, इसका जब हम निश्चित नियमों के अनुसार, किसी सिंबल, रूल्स के अनुसार कुछ अंक प्रदान करने का कार्य करते हैं, तो इसको मापन की श्रेणी में रखते हैं। जैसे किसी पार्टिकुलर एट्रीब्यूट, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, तो कितने उम्र उसकी है, कितनी उसकी हाइट है, कितना उसका लेंथ है, ये टर्म्स जो है क्वांटिफाई किया जा रहा है, एक्सप्रेस कर रहे हैं हम लोग। कितने वर्ष का है, 30 ईयर्स ओल्ड।
तो ये क्वांटिफिकेशन की जो प्रोसेस है, मापन की प्रोसेस है, इसको हम अपने शिक्षण प्रक्रिया में भी देख सकते हैं। कितना मार्क्स पाया मैथ में? 30 मार्क्स पाया। ये 30 मार्क्स जो है एग्जाम्पल है मापन का। चूंकि मापन, आकलन और मूल्यांकन ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अभिन्न अंग हैं। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और एजुकेशन। तो प्रोसेस ऑफ क्वांटिफाइंग इंडिविजुअल्स अचीवमेंट्स, पर्सनालिटी, एटीट्यूड, हैबिट एंड स्किल, कुछ भी किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का, किसी व्यक्ति के बुद्धि का, किसी व्यक्ति के एटीट्यूड का जब हम क्वांटिफाई करने का कार्य करते हैं तो हम मापन का कार्य कर रहे होते हैं। तो निश्चित नियमों के अनुसार अंक प्रदान करने की प्रक्रिया, किसी भी एट्रीब्यूट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके और उसको क्वांटिफाई करने की प्रक्रिया जब अपनाई जाती है तो उसको मापन की श्रेणी में रखा जाता है। हमने मापन के बारे में संक्षिप्त आपसे चर्चा की। मापन हमेशा हाउ मच की बात करता है। इट्स आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, कितना किलोमीटर है, लखनऊ से दिल्ली की दूरी कितने किलोमीटर है, ये मापन। जैसे ही उसके साथ और एस्पेक्ट जुड़ते हैं, ये न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन जो होता है, डिग्री जो होती है एट्रीब्यूट की, पार्टिकुलर पर्सन में, पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट में, पार्टिकुलर सब्जेक्ट में, ये उसको क्वांटिफाई करने का कार्य करता है। हम बहुत सारे एग्जाम्पल मापन का ले सकते हैं। मान लीजिए कोई क्लास 10th का विद्यार्थी है और जब एग्जाम्स होता है तो 70 मार्क्स वो पाता है मैथमेटिक्स में, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ मेजरमेंट। तो 70 मार्क्स वो एग्जाम्पल है मेजरमेंट का। इसी तरह से मान लीजिए कोई कैंडिडेट है जिसकी हाइट 120 सेंटीमीटर है, एग्जाम्पल है मेजरमेंट का। किसी तरह से कोई टाइपिस्ट है, वो टाइप करता है पर मिनट 40 वर्ड्स का, तो ये एग्जाम्पल है मेजरमेंट का, मापन का। इसके साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसकी मैं आपको परिभाषा में जब चर्चा किया कि यह निश्चित नियमों के अनुसार अंक प्रदान करने की किसी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट मैंने कहा ना कि ये किसी वस्तु के अंदर निहित जो प्रॉपर्टीज है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका मेजरमेंट करता है। एस्टिमेशन, एस्टिमेट लगाता है। जैसे कि हम सभी समझ सकते हैं मिस यूनिवर्स या जो विश्व सुंदरी जिसको हम लोग बोलते हैं, उनका चुनाव होता है, तो एस्टिमेशन ऑफ ब्यूटी एक एग्जाम्पल होता है मेजरमेंट का, हम समझ सकते हैं। इसी तरह से तो जो फाइंडिंग रिलेशनशिप्स की बात करता है, ये रूल्स की बात करता है। तो ये डिफरेंट टर्म्स हैं जिसकी विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता है, लेकिन अभी हमें आगे आकलन पे भी चर्चा करना है, इवेल्युएशन भी चर्चा करना है। बट संक्षिप्त रूप से हम लोग मापन को कह सकते हैं कि मापन एक निश्चित नियमों के अनुसार किसी वस्तु या प्रयोज्य में निहित गुणों को, उसके अंदर निहित विशेषताओं को क्वांटिफाई, मात्रात्मक रूप देने की प्रक्रिया मापन कहलाती है। हम इसमें क्या कर सकते हैं कि जब भी न्यूमेरिकल असाइन करते हैं तो किसी ना किसी सर्टेन रूल के तहत असाइन करते हैं। जैसे एज का ही है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई पैरामीटर, कोई ना कोई रूल है कि एज हम लोग फ्रॉम 1 ईयर टू 20 ईयर, 20 ईयर कहा तो कुछ ना कुछ निश्चित नियम है, उसके अनुसार उसको हमने 20 साल का कहा। इसी तरह से किसी भी एट्रीब्यूट को क्वांटिफाई करने का कार्य हम लोग मापन के अंतर्गत हैं। इस मापन में कहीं भी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट का जिक्र नहीं होता है। नो स्टेटमेंट अबाउट क्वालिटी ऑफ द मेजरमेंट। मेजरमेंट के उस ऑब्जेक्ट के बारे में किसी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के बारे में हमने इसमें चर्चा नहीं की। इसलिए संक्षिप्त में समझने के लिए मेजरमेंट हमेशा हाउ मच की बात करता है, कितना। वो आप कहीं भी किसी भी परिदृश्य में देख सकते हैं, चाहे वो मेजरमेंट हो, चाहे वो असेसमेंट हो, चाहे इवेल्युएशन हो। ये सारे जो है कि हम इसका प्रयोग क्यों कर रहे हैं, जो प्रयोग कर रहे हैं वो उसका पर्पज बताता है, और जो पर्पज है वही उसके टाइप्स हो जाते हैं। अगर आप देखेंगे हाउ वी आर गोइंग टू मेजर, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ असेसमेंट, उस असेसमेंट का रिजल्ट क्या है और उसका प्रयोग हम कहाँ पे कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक मापन किया किसी प्रतिभागियों के सिलेक्शन के लिए, तो प्लेसमेंट के लिए हो गया उसका प्रयोग। हमने किसी प्रतिभागी को उसकी कमियों को जानने के लिए किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, जैसे पर्सनालिटी है तो उसकी पर्सनालिटी के क्या दोष हैं, इसको जानने के लिए डायग्नोसिस किया, तो ये डायग्नोसिस में यूज होने लगा। प्रेडिक्शन के लिए किया, अचीवमेंट के लिए किया, परफॉर्मेंस के लिए किया, प्रोग्रेशन के लिए किया। तो जहां पे हमारा प्रयोज्य का
प्रयोग करने का पर्पस बदलता है, वहीं पे इसका प्रयोग बदल जाता है। परिणामों को किस दिशा में हम प्रयोग करते हैं, वहीं से इसका उद्देश्य। तो जैसे-जैसे इसका हमारे प्रयोग करने का परिप्रेक्ष्य बदलेगा, कॉन्टेक्स्ट बदलेगा, वैसे-वैसे टाइप्स भी बदलते रहते हैं। अब हमें समझने की आवश्यकता है कि सारे जो मेजरमेंट की जिसकी हमने चर्चा की, दूसरा जो एस्पेक्ट आता है इसके साथ असेसमेंट, आकलन का। अब हम अगर देखें कि हम लोग बात कर रहे हैं अधिगम शिक्षण की, तो अधिगम का जो एक व्यू है, जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं साइकोलॉजी के, बहुत सारे डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, मनोविज्ञान के विभिन्न जो स्कूल्स हैं, उन सब ने अधिगम को अपने-अपने हिसाब से परिभाषित करने का कार्य किया। और उसके अनुसार जैसे कि अगर आप देखेंगे सबसे सरल जो बिहेवियरल व्यूज़ है, इन्फ्लुएंस ऑफ बिहेवियरल व्यू ऑफ लर्निंग, उनका असेसमेंट पे क्या है? तो वो जब असेसमेंट को कहते हैं तो कहते हैं कि असेसमेंट एज ए प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग, उसको हम लोग असेसमेंट ऑफ लर्निंग के रूप में समझ सकते हैं। तो जो बिहेवियरल व्यू है वो असेसमेंट को एज ए प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग के रूप में देखते हैं। आकलन किसका, जैसे किसी विद्यार्थी को कोई सूचना दी गई, उस सूचना को उसने कितना ग्रहण किया, इससे तात्पर्य हो गया। दूसरा जो व्यू आता है असेसमेंट को प्रभावित करने वाला, वो होता है कंस्ट्रक्टिविज्म। तो जो कंस्ट्रक्टिविज्म है इसके अंतर्गत क्या करते हैं, वो लिंक करना कोशिश करते हैं जो कंटेम्पररी थ्योरी है लर्निंग की, जो समसामयिक जो अभी वर्तमान में जो रिसेंट लर्निंग थ्योरी है, उनका उनको एम्फेसाइज करते हैं प्रोसेस ऑफ लर्निंग में, और उसको असेसमेंट से जोड़ने का कार्य करते हैं। उसमें बेसिकली होता क्या है कि ऑनगोइंग प्रोसेस जो चल रही है उस पे बात करते हैं। तो इनका शिफ्ट हुआ प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग से प्रोसेस ऑफ लर्निंग की तरफ। उसी तरह के से जो कंस्ट्रक्टिविस्ट जो साइंस अप्रोच है जिसको हम लोग मेटाकॉग्निशन बोलते हैं, ये एसोसिएटेड होता है मेटाकॉग्निशन ऑफ स्टूडेंट्स। मीन्स वहां पे क्या है कि स्टूडेंट्स को हम एक ऑटोनोमस लर्नर की तरफ बनाने की बात करते हैं। तो इस तरीके से जो लर्निंग के डिफरेंट व्यूज हैं वो असेसमेंट को प्रभावित करते हैं। नाउ अब हम लोग को असेसमेंट समझना है कि असेसमेंट होता क्या है। तो जैसा कि अभी हमने मापन पे चर्चा की, अब हम आकलन पे बात कर रहे हैं। आकलन एक कह लीजिए कि एक प्रक्रिया है जिसमें हम विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का ग्रहण करते हैं। इट्स अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, एनालाइजिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन एविडेंस। इट्स अ प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जिसमें हम किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं एकत्रित करते हैं। उन सूचनाओं को विश्लेषित करते हैं। उन सूचनाओं के विश्लेषण के बाद किसी ना किसी तरह के निष्कर्ष पे पहुंचने का कार्य करते हैं। तो असेसमेंट जो है चेंज इन बिहेवियर, जैसे लर्निंग के कॉन्सेप्ट में जब अगर हम बात करें, क्लासरूम के कॉन्सेप्ट में हम बात करें, तो शिक्षण भी है उसके साथ। यह आकलन जो है, यह शिक्षक के साथ-साथ विद्यार्थी दोनों को हम लोग जब असेसमेंट को कहते हैं कि इट्स अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट, एक विद्यार्थी क्या करेगा इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट व्हाट यू विल डू। आप भविष्य में क्या करेंगे, जब इस तरह की निर्णय लेने के लिए हम विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को संग्रहित करते हैं, विभिन्न प्रकार के उपस्थित सूचनाओं को कलेक्ट करके उनका विश्लेषण करके और उस पे एक रिफ्लेक्शन देते हैं, एक जजमेंट देने का कार्य करते हैं, देते नहीं है, कार्य करते हैं। तो वहां पे हम असेसमेंट की प्रक्रिया की तरफ बढ़ रहे होते हैं, असेसमेंट की प्रक्रिया का पालन कर रहे होते हैं। अधिगम ये मूल रूप से असेसमेंट शिक्षार्थी के साथ साथ विद्यार्थी दोनों को सहयोग देता है। चाहे विद्यार्थी हो तो उसको अधिगम में कैसे सुधार करना है, और शिक्षक है तो उसको कैसे शिक्षक में। अब कैसे सुधार करना है, मतलब सूचनाएं प्रदान करेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। शिक्षक चाहे तो विश्लेषण कर दे अपने शिक्षण की दृष्टि से, और चाहे तो अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने इस दृष्टि से कि विद्यार्थी कहाँ तक सीख पाए, इस दृष्टि से उसका विश्लेषण कर दे। तो आकलन जो है कह लिया जाए कि एक तरीके से एक प्रक्रिया है जिसमें हम सूचनाओं को संग्रहित करते हैं। कॉन्टेक्स्ट अलग है, जैसे ही कहाँ पे आकलन हम कर रहे हैं, असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी, असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, असेसमेंट ऑफ एटीट्यूड, इस तरीके से हम असेसमेंट ऑफ क्लासरूम लर्निंग प्रोसेस, तो क्लासरूम असेसमेंट हो जाएगा। यहाँ पे बेसिकली जो है वो क्लासरूम असेसमेंट या कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की बात होती है। तो इस तरीके से अधिगम बेसिकली चयन करना, प्रमाणित करना, वर्णन करना,
अधिगम में सहायता करना, यह कार्य जो है आकलन का है। और आकलन बहुत सारे जैसे विद्यार्थियों के बारे में एक डीप अंडरस्टैंडिंग शिक्षक को देता है। साथ ही साथ विद्यार्थियों की अंडरस्टैंडिंग, समझ के बारे में, उनके अधिगम के बारे में, और उसके साथ-साथ शिक्षक को शिक्षक के शिक्षण प्रक्रिया के बारे में, कैसे शिक्षण करें, उसके बारे में भी शिक्षक को मदद करता है। और यह भी बताता है कि विद्यार्थी क्या जानते हैं, कैसे जानते हैं, और जो जानते हैं उनको और कैसे प्रभावी बनाया जा सके, ये असेसमेंट के अंतर्गत आता है। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि असेसमेंट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन रिलेटेड टू सम नोन ऑब्जेक्ट और गोल। ये एक तरीके से एक प्रक्रिया जिसमें हम किसी तरह की सूचनाओं को एकत्रित करते हैं। यह रेफर करता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑल जो पॉसिबल डाटा हैं, एविडेंस हैं, विद रिस्पेक्ट टू कॉन्टेक्स्ट, जिस किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट की बात करें, अगर पर्टिकुलर लर्निंग की बात करें, तो उस लर्निंग से रिलेटेड जो पॉसिबल डाटा है, पॉसिबल जो एविडेंस हैं, उनको कलेक्शन का कार्य असेसमेंट के अंतर्गत करता है। ये असेसमेंट और मेजरमेंट, दो टर्म्स हमने अभी चर्चा की, जहां पर हमने मेजरमेंट में कहा कि ये जो क्या करता है कि निश्चित नियम के अनुसार किसी व्यक्ति अथवा वस्तु में उपलब्ध गुणों को मात्रात्मक रूप से अंक प्रदान करने का, क्वांटिफाई करने का कार्य करता है। अब निश्चित नियम क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, उस पे चर्चा, उसके अजम्पशंस क्या है मेजरमेंट पे, इस पे चर्चा हमने अभी नहीं की, सिर्फ हमने कॉन्सेप्ट को समझा। उसी तरीके से असेसमेंट को हमने कहा कि असेसमेंट एक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया में कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ऑल पॉसिबल डाटा, ऑल पॉसिबल इंफॉर्मेशन को एकत्रित करके, एनालाइज करके, उसका विश्लेषण करके उसको उपयोगी बनाने का कार्य किया जाता है, ताकि उस विश्लेषण के आधार पे कुछ निर्णय लिया जा सके, जजमेंट लिया जा सके। लेकिन वो जजमेंट इवैल्यूएशन में जाता है। तो बात आती है कि मेजरमेंट क्या है, असेसमेंट क्या है, इस पे हमने अभी चर्चा की। अब तीसरा जो संप्रत्यय है आपके समक्ष, वो है इवैल्यूएशन का, मूल्यांकन। कई बार हम लोग मूल्यांकन और आकलन में विभेद नहीं करते हैं, और कई बार अगर गहनता से आप इस पे अध्ययन करें, चर्चा करें, तो दोनों में कहीं ना कहीं अंतर है। परिप्रेक्ष्य के आधार पे, किस परिप्रेक्ष्य में हमें असेसमेंट का यूज करना है, कहाँ पे हमें इवैल्यूएशन का यूज करना है, तो ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन तो समझेंगे तो निश्चित रूप से इसमें अंतर है। जैसे मैंने अभी कहा कि असेसमेंट में हम कुछ सूचनाओं को संग्रहित करके प्रेडिक्शन देने का कार्य करते हैं, और इवैल्यूएशन में हम जजमेंट पास करते हैं। इवैल्यूएशन हमेशा हाउ गुड की बात करता है, तो ये डिनोट करता है प्रोसेस, कैसे आप कलेक्ट करेंगे एविडेंस को, और उस एविडेंस को जो कलेक्ट किया है आपने, उसके आधार पे कैसे कोई निर्णय लेंगे। तो इवैल्यूएशन इज ए काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। एक तरीके से निर्णय लेने की प्रक्रिया जो है मूल्यांकन में आती है। अभी तक हमने मापन, आकलन और मूल्यांकन को समझा। मैं एक उदाहरण देता हूं। जैसे एक विद्यार्थी ने 70 मार्क्स पाए, 70 मार्क्स पाया, यह मापन का विषय है। असेसमेंट में विद्यार्थी ने उस 75 मार्क्स का डिस्क्रिप्शन क्रिएट करना, सूचनाएं क्रिएट करना, किन प्रश्नों को लिखा, कैसे लिखा, क्या ऑब्जेक्टिव, क्या सब्जेक्टिविटी थी, किस तरीके से डिस्क्रिप्शन, किस तरीके से उसने एक्सप्लेनेशन स्किल का, किस तरीके से उसका इवैल्यूएशन हुआ, ये जो है असेसमेंट के अंतर्गत आता है। लेकिन जैसे ही हम यह कहते हैं कि इस कक्षा में जिसने 70 मार्क्स पाया उससे अच्छा विद्यार्थी कोई नहीं है, वहां पे हम एक डिसीजन पास कर रहे हैं, हम एक जजमेंट दे रहे हैं, ये इवैल्यूएशन का कार्य है। तो इस तरीके से हमने मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन को समझा। इवैल्यूएशन जो है हाउ गुड की, हमेशा हाउ गुड की बात करता है। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ गुडनेस शामिल होता है। ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को शामिल करता है। ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट निर्णय लेने में क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को तो लेता है, लेकिन इसका जो कार्य होता है वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। लेकिन जब हम निर्णय लेते हैं, वैल्यू जज पास करते हैं, जब हम डिसीजन पास करते हैं, तो क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों को लेकर के और निर्णय देते हैं। तो इस तरीके से जो इवैल्यूएशन है वो एक तरीके से निर्णय लेने की प्रक्रिया बोल सकते हैं, एक डिसीजन मेकिंग हाउ गुड की बात करता है।
समिंग ऑफ द रिजल्ट की बात करता है, जजिंग की बात करता है, रिजल्ट जो हैं वो कैसे परिवर्तित हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे संप्रत्यय हैं जिसको हम मूल्यांकन में शामिल कर सकते हैं। तो हमने अभी तक मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन को समझा। अब तीनों में डिफरेंस संक्षिप्त में समझने का प्रयास करते हैं। असेसमेंट क्या है? ये कलेक्शन ऑफ डाटा की बात करता है, एक गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करता है थ्रू डिफरेंट सोर्स, टूल्स, टेक्निक्स, वेयर द इवैल्यूएशन रेफर टू मीनिंग टू द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन थ्रू इंटरप्रिटेशन, एनालाइजिंग एंड रिफ्लेक्शन। तो आकलन क्या किया? आकलन ने बहुत सारी सूचनाओं को कलेक्ट किया और उन सूचनाओं को विभिन्न प्रकार के उपकरणों के प्रयोग के द्वारा, विभिन्न प्रकार के जो टूल्स हैं सूचनाओं के, असेसमेंट के, इवैल्यूएशन के, उनके द्वारा उसने सूचनाएं कलेक्ट की। अब उन सूचनाओं को एनालिसिस करना, उनका इंटरप्रिटेशन करना, उसके एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के आधार पे रिफ्लेक्शन और वैल्यू जज करना, ये इवैल्यूएशन का कार्य है। तो इस तरीके से हमने समझा। मेजरमेंट को संक्षिप्त में कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ क्वांटिफिकेशन, मात्रा प्रदान करने की प्रक्रिया के रूप में। असेसमेंट को प्रोसेस ऑफ प्रेडिक्शन और प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। इवैल्यूएशन को हम कह सकते हैं काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जजमेंट, हाउ गुड। इसी तरह से एक पैरेलल संप्रत्यय चलता है टेस्ट का। टेस्ट को हम लोग बोल सकते हैं सैंपल ऑफ बिहेवियर, ये सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, ये सीरीज ऑफ आइटम। किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को जानने के लिए उसके व्यवहार से संबंधित कुछ कुछ तथ्य, कुछ सैंपल ले लेना, वो टेस्ट के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हम एक प्रश्नों की श्रृंखला को भी रख सकते हैं, कह सकते हैं। ये है। अब इसके बाद हमें आता है, जैसे समझने की कोशिश करें तो मेजरमेंट क्या किया? क्वांटिफाई किया किसी एट्रीब्यूट को, और उसका प्रयोग हम असेसमेंट में करने लगते हैं, और असेसमेंट का प्रयोग हम इवैल्यूएशन में करने लगते हैं। एक आपके जो पाठ्यक्रम है उसमें आकलन के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की गई है कि आकलन क्या होता है। एक सिनारियो हम लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। हम सभी शिक्षक हैं और विद्यार्थी हैं। जब हम कभी प्रत्यक्ष मोड में होते हैं, अपने घर में किसी विद्यार्थी को देखते हैं कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, इमेजिन करना है या सोचना है कि आज अपने ही घर के किसी बालक का जो है पेरेंट्स टीचर मीटिंग उसके विद्यालय में रखा गया है, और हम जाते हैं अभिभावक के रूप में, पेरेंट्स के रूप में, और हमारे साथ अनेक अभिभावक उस मीटिंग में जाते हैं। और आप इमेजिन करिए वहां पे बैठे बैठे उन अभिभावकों का प्रश्न शिक्षक के साथ सुनिए। तो जैसे ही वो शिक्षक के साथ प्रश्न करते हैं तो कहते हैं कि मेरा बच्चा पिछली बार तो इसका जो परसेंटेज था वो 60% आया था, लेकिन इस बार जो है इसका परसेंटेज कम आया है। सोचना ये है कि क्या इन सारे प्रश्नों का शिक्षक एड्रेस दे पा रहा है, और अगर एड्रेस कर रहा है तो किस प्रकार के आकलन प्रविधि का प्रयोग कर रहा है। कहने का तात्पर्य है कि हम एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आकलन कितने प्रकार का होता है। तो पहला प्रश्न ये एक अभिभावक करता है कि हमारा विद्यार्थी जो पहले पढ़ता था वो 60% मार्क्स लाया पिछले साल, लेकिन इस बार उसके परसेंटेज कम आए। एक वहीं पे अभिभावक खड़ा कहता है कि आजकल हमारे विद्यार्थी, हमारा जो बालक है उसको अधिगम में मन नहीं लगता, वो पढ़ना नहीं चाहता। वहीं पे एक अभिभावक खड़ा रहता है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाते नहीं हैं। 3 प्रश्न पूछे गए। आप लोग को बच्चे कैसे सीखते हैं इसका अवलोकन करना चाहिए। बच्चे कहाँ पर क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप लोग उनका होमवर्क नहीं देखते। बहुत सारे प्रश्न आते हैं। क्या इन सारे प्रश्नों का उत्तर अभिभावक वो शिक्षक दे पाएगा? अगर वो नहीं दे पा रहा है तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आकलन की जो प्रविधि है उसमें कमियां हैं, क्योंकि इन सारे प्रश्नों का एड्रेस तो देना है, इन सारे प्रश्नों का उत्तर तो हमें देना है, और वो कैसे दिया जाएगा, किस तरह के आकलन की प्रविधि का प्रयोग किया जाएगा। तो हम वहां पे आकलन के प्रकारों को समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं से अधिगम प्रभावित हो रही है। जैसे बच्चे ने कहा कि आपने देखा नहीं। अगर आपने देखा नहीं तो मतलब ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस शिक्षक ने विद्यार्थी कैसे सीख रहा है इसका काम नहीं किया, इसने देखा नहीं। इसका अचीवमेंट पिछला ज्यादा था, इस बार कम हो गया, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग की बात की जा रही है, रिजल्ट ऑफ लर्निंग की बात की रही है, अनदर टाइप ऑफ असेसमेंट की बात की जा रही है। आपने क्या लिख रहा था क्लास में बैठे बैठे विद्यार्थी, आपने इसको समझने का प्रयास नहीं किया। प्रोसेस ऑफ लर्निंग की बात की जा रही है।
पहले ध्यान लगाता था, अब ध्यान नहीं लगाता है। क्या सही लिख रहा है, क्या गलत लिख रहा है, इसको आपने अवगत नहीं कराया। इससे आपको उसको विद्यार्थी को अवगत करना चाहिए। समथिंग अबाउट मेटाकॉग्निशन, समथिंग अबाउट कॉग्निशन, समथिंग अबाउट ऑटोनोमस लर्नर। तो इस तरीके के जब हम एक परिदृश्य हमने लिया, तो हम किस तरह के प्रश्न अभिभावक शिक्षक से पूछते हैं और वो प्रश्न क्या शिक्षक एक मूल्यांकन प्रविधि से, क्या मूल्यांकन की एक प्रकार से दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे आप देखते होंगे कि अ, कोई कोच है, फुटबॉल का प्लेयर है, वॉलीबॉल का प्लेयर है और उसका कोई कोच है। म्यूजिक कोई सिखाता है, उसको आप देखिए म्यूजिक सिखाता है तो क्या करता है वो? रिदम, वॉइस, जो भी उसकी म्यूजिक से संबंधित जो शब्दावली है, जो उसके प्रशिक्षण के तत्व हैं, उसको देने की कोशिश करता है। और आप देखते हैं कि बार-बार अभ्यास कराता है। और ड्यूरिंग जैसे-जैसे कोई गाना गाता है तो हाथों को इशारा करता है ऐसे कि थोड़ा-सा स्लो मोशन, थोड़ा-सा हाई मोशन, उसी तरह से कोच जो है अपने प्लेयर्स को ऑब्जर्व कर रहता है। हम लोग भी जब भी मैच देखते हैं किसी प्रकार का फुटबॉल, वॉलीबॉल तो देखते हैं तो बाहर कहते हैं कि थोड़ा-सा इसने अच्छा किया होता तो रिजल्ट अच्छा आता। तुमको वॉलीबॉल में पहले से पोजीशन लेकर के खड़ी होनी चाहिए। अगर आप इमेजिन करिए इस दृश्य को जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया कि किसी कोच को देखिए कि वो क्या पोजीशन में होता है। किसी ग्राउंड के बाहर जो दर्शक होते हैं उनको देखिए वो किस पोजीशन में होते हैं और किस तरह के प्रश्न खड़े करते हैं। उनको देखिए कि जो ग्राउंड में प्लेयर हैं और बॉल ऊपर से आ रही है जैसे वॉलीबॉल खेल रहे हैं। तो एकदम एकटक वो देखते रहते हैं कि बॉल कहाँ से आ रही है और कहाँ पे कितना किस तरह का रिएक्शन करना है, किस तरीके से हमें उस बॉल को प्ले करना है। तो ये सारे जो एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ये उदाहरण जो है ये एक्सप्लोर करते हैं असेसमेंट के टाइप्स को। मैंने अभी आपको बहुत सारे उदाहरण दिए। अगर हम सिर्फ़ इसको लेते हैं म्यूजिक को, अगर हम सिर्फ वॉलीबॉल को लेते हैं, तो दोनों का जो कोच है, उसका एक पूरा रिकॉर्ड करता है। उसको रिकॉर्ड करने के बाद उसको उसके सामने जो है क्या करता है, डिस्प्ले करता है और डिस्प्ले करके उसको दिखाता है कि देखो कहाँ पे तुमने गलती की। और वो जब खुद देखता है, एक प्लेयर तो बाहर निकल कर के आके कहता है कि सर मेरे से यहाँ पे गलती हो गई। अब आप समझ रहे होंगे कि जैसे वो कहता है कि सर मेरे से यहाँ पे गलती हो गई, दैट मीन्स कि अनदर काइंड ऑफ असेसमेंट। वो खुद अपनी लर्निंग, खुद अपनी प्लेइंग का असेसमेंट कर रहा है, वो खुद अपनी सिंगिंग, अपनी म्यूजिक प्रोसेस का असेसमेंट कर रहा है। जहाँ पे खुद असेसमेंट कर रहा है, अनदर टाइप ऑफ असेसमेंट। तो मूल रूप से आपके सिलेबस में मैं जो कह रहा था, वो 3 तरह के असेसमेंट की बात आती है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग। इन तीनों को हमने जो एग्जाम्पल दिया उसमें हम देख सकते हैं। मैच हार गया, प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात हो गई, जहां पे एंड ऑफ रिजल्ट की बात करते हैं हम। असेसमेंट फॉर लर्निंग, ड्यूरिंग प्रोसेस हम लोग कहते हैं क्या करते हैं कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे करो, इस तरीके से प्ले करो, इस तरीके से गाओ, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा, दैट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग, जहां पे हम ऑटोनोमस लर्नर बनाने की बात कर रहे होते हैं, जहां पे लर्नर जो है वो खुद अपनी लर्निंग को रेगुलेट कर रहा होता है, जहां पे वो खुद अपने अधिगम को एसेस कर रहा होता है कि कहाँ पे वो सही कर रहा है। इंडिपेंडेंट लर्नर बनाने की दिशा में जब हम कार्य कर रहे होते हैं तो असेसमेंट एज लर्निंग के कॉन्सेप्ट पे कार्य कर रहे होते हैं। असेसमेंट एज लर्निंग जो टाइप्स ऑफ असेसमेंट है उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो जो रिसेंट है अभी नई कह सकते हैं कि एक तरीके से एक इनोवेटिव असेसमेंट टाइप ऑफ असेसमेंट के रूप में हम असेसमेंट एज लर्निंग को देख सकते हैं। उसी तरीके से क्लासरूम असेसमेंट में बहुत अच्छी एक किताब है जो है रीता बेरी की, असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग। तो कहती हैं कि जो है असेसमेंट, द टर्म असेसमेंट एज ए कॉन्शियस एंड सिस्टमेटिक एक्टिविटी यूज बाय द टीचर एंड स्टूडेंट्स for gathering information, analyzing and interpreting it, drawing inference, making wise decision, and taking appropriate action in the service of improving teaching learning process.
तो इस तरीके से रीता बेरी जो अपने क्लासरूम असेसमेंट जो उनकी बुक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, उसमें से असेसमेंट फॉर लर्निंग को परिभाषित करती हैं कि असेसमेंट फॉर लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक सूचनाओं को संग्रहित करता है, गैदर इन्फॉर्मेशन, सूचनाओं को संग्रहित करके उसका विश्लेषण करता है, विश्लेषण करके और उस पे एक निर्णय लेने की कोशिश करता है, रिफ्लेक्शन देने की कोशिश करता है कि इस सूचना का कैसे हम जो है अपने अधिगम प्रक्रिया में कैसे प्रयोग कर रहे हैं ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ये नेचुरल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। ये टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो असेसमेंट के डिफरेंस, जैसे मैंने अभी आपसे बात की कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जैसे अभी हमने कहा असेसमेंट एसोसिएटेड विद द बिहेवियरिस्ट व्यू ऑफ लर्निंग। तो असेसमेंट जो ऑफ लर्निंग है वो बिहेवियरिस्ट व्यू, जिसकी शुरू शुरू में मैंने चर्चा की थी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग मतलब प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। वहां पे हम जजमेंट मेड कर देते हैं, वहां पे हम यह कह देते हैं कि हाँ इसने इतना परफॉर्मेंस किया, और उसके आधार पे हम एक तरीके से किसी भी प्रकार की डिस्क्रिप्शन को क्रिएट करने की बात नहीं करते। हम ड्यूरिंग द प्रोसेस क्रिएट करने की, लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत किसी प्रकार के असेसमेंट की बात नहीं करते। हम सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का बात करते हैं कि स्टूडेंट्स का अचीवमेंट्स क्या है। उसकी उसकी उसका एक चार्ट कर देते हैं। हम कहीं भी उसके इफेक्ट ऑफ लर्निंग की बात नहीं करते। प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस की तो बात करके, लेकिन उसका समराइजिफिकेशंस कर देते हैं हम। तो इस तरीके से हमने असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जहाँ पे हमने अभी आपको उदाहरण दिया कि जैसे जो उस समय का जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, समेटिव असेसमेंट होता था, अ, उसका एक तरीके से एक विकसित रूप कह सकते हैं, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक अनदर काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट एज ए असेसमेंट, एज ए असेसमेंट ऑफ लर्निंग, एज ए समेटिव असेसमेंट। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग एज ए फॉर्मेटिव असेसमेंट। असेसमेंट फॉर लर्निंग ड्यूरिंग द प्रोसेस की बात करता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस इसकी जो फिलॉसफी है वो ये है कि ये लर्निंग और टीचिंग दोनों को इंटीग्रेट करने की कोशिश करता है। ये ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन की बात करता है। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग एट द एंड ऑफ लर्निंग, एट द एंड ऑफ टीचिंग की बात करता है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग थोड़ा-सा उससे, जिसको हम लोग समेटिव असेसमेंट के रूप में कह सकते हैं, थोड़ा-सा उससे विकसित रूप है। जब हम असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात करें तो इसका मतलब कि हम ऑनगोइंग लर्निंग असेसमेंट प्रोसेस की बात कर रहे हैं। डे टू डे, क्लास टू क्लास एंड मॉडिफिकेशन ऑफ टीचिंग बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स सक्सेस के आधार पे जिस प्रकार की हम असेसमेंट की बात कर रहे हैं, वो असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात करते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ फीडबैक लेने की बात हम इसमें करते हैं। हाँ, उसके बाद असेसमेंट एज लर्निंग आता है, जिसका मैंने कहा इसमें हम ऑटोनोमस लर्नर बनाने की बात करते हैं। लर्नर में हम एक इनेबल लर्नर टू बिकम ऑटोनोमस लर्नर बनाने की प्रक्रिया करते हैं। इसमें जो है व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम देम एंड मॉनिटर एंड एसेस देयर ओन लर्निंग। वो खुद सोचते हैं कि उनको क्या रिक्वायर है, उसको कैसे वो मॉनिटर करेंगे। तो ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, आफ्टर द लर्निंग प्रोसेस, वो सारी तरह की सूचनाओं को एकत्र करके और वे खुद रेगुलेट करते हैं अपनी जो है अधिगम प्रक्रिया को। ये असेसमेंट एज लर्निंग है। डिफरेंस भी मैंने साथ-साथ आपके चर्चा की कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग में क्या अंतर है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में जो सूचनाएं हों एट द एंड ऑफ क्लास, एट द एंड ऑफ लर्निंग कलेक्ट की जाती हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग में सूचनाएं, असेसमेंट फॉर लर्निंग में सूचनाएं ड्यूरिंग द क्लास की जाती हैं। और असेसमेंट एज लर्निंग में जो सूचनाएं हैं वो ओन लर्निंग, विद्यार्थी खुद अपनी लर्निंग के बारे में सूचनाएं कलेक्ट करता है। फंक्शंस जो है सबका अलग अलग है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग का फंक्शन जो है वो लर्निंग आउटकम को मेजरमेंट करने का कार्य होता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग का है अंडरस्टैंड हाउ स्टूडेंट्स लर्न। वो यह समझने की कोशिश होती है कि विद्यार्थी कैसे सीखते हैं
और जो असेसमेंट एज लर्निंग है, उसमें विद्यार्थी को हेल्प प्रदान करने की, फैसिलिटेटर प्रदान करने की, उसको सहयोग प्रदान करने की, ताकि वो अपने स्टैंडर्ड्स को खुद बढ़ा सके, इस तरीके से कार्य किया जाता है। इस प्रकार से हमने असेसमेंट के जो आपकी विषय वस्तु में 3 जो आकलन के प्रकार दे रखे हैं, उन प्रकारों पर हमने चर्चा की। इसके अतिरिक्त आपके विषय वस्तु में अन्य और प्रकार देख रहे हैं दिखे जो हैं वो हैं जिसमें कि विभिन्न प्रकार से आकलन को वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया है, जैसे प्रयोजन के आधार पे यानी पर्पज के आधार पे। मैंने शुरू में चर्चा की थी कि जिस चीज़ का उस रिजल्ट को हम कहाँ प्रयोग कर रहे हैं, हम क्या मापन करना चाहते हैं, इसके आधार पे भी हमारा पर्पस बदल जाता है आकलन का। तो उसमें जैसे अगर हम कहें कि जो है रचनात्मक आकलन तो फॉर्मेटिव असेसमेंट, संकलात्मक आकलन तो समेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट तो नैदानिक आकलन। इसी तरीके से व्यक्तित्व का आकलन हम कर सकते हैं, हालाँकि इससे थोड़ा-सा अलग होता है, वो योग्यता और स्किल की बात आ जाती है, वो नॉन कॉग्निटिव स्किल्स की बात आ जाती है और कॉग्निटिव स्किल्स की बात आती है। कुछ कॉग्निटिव एबिलिटी और कुछ नॉन कॉग्निटिव एबिलिटी होती हैं। तो इस तरीके से हम असेसमेंट को अन्य पर्पस के आधार पे कई प्रकार से भी वर्गीकृत कर सकते हैं, जिसमें हमने अभी फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव जिसमें हम क्या करते हैं, समेटिव में एक बार हम एट द एंड रिजल्ट को देते हैं और फॉर्मेटिव में हम क्या करते हैं, ऑनगोइंग प्रोसेस की बात करते हैं। जो ऐसे अभी हमने असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात की, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग एज ए फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसलिए इस पे ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि असेसमेंट फॉर लर्निंग इज अ डेवलप कह सकते हैं, एक विकसित रूप है फॉर्मेटिव असेसमेंट का। इसमें हम ऑनगोइंग प्रोसेस की बात है। समेटिव असेसमेंट में हम क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ असेसमेंट की बात करते हैं। डायग्नोस्टिक असेसमेंट में हम क्या करते हैं, जब किसी विशेष प्रकार की समस्या से कोई बालक, कोई अधिगम कर्ता ग्रसित है, तो उस दौरान हम डायग्नोसिस असेसमेंट का या कुछ हम फीडबैक देना चाहते हैं या कुछ हम सुधार करना चाहते हैं, तो हमें डायग्नोसिस असेसमेंट का प्रयोग करते हैं। तो प्रयोज्य के आधार पे 3 प्रकार के जो मूल रूप से आपके विषय वस्तु में दे रखा है, आपके कंटेंट में दे रखा है, वो है फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट और डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ये पर्पज के आधार पे। दूसरा जो है नेचर ऑफ डाटा, यानी आंकड़ों के आधार पे जो है वो आकलन। तो आकलन आंकड़ों के आधार पे 2 प्रकार का होता है, एक मात्रात्मक आकलन और दूसरा होता है वो गुणात्मक आकलन होता है। मात्रात्मक आकलन और गुणात्मक आकलन। मात्रात्मक आकलन जिसमें कि हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट और किसी भी सब्जेक्ट के किसी एट्रीब्यूट को हम गुणात्मक दृष्टि से आकलन करने की मात्रात्मक दृष्टि से आकलन करने की कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ पे मात्रात्मक, और उसको गुणात्मक दृष्टि से, जिसकी चर्चा हमने अभी की। तो इस तरीके से 2 प्रकार हम कर सकते हैं नेचर ऑफ डाटा के आधार पे जो है आकलन कितने प्रकार का होता है, जो आपकी विषय वस्तु में दे रखा है। इसके अतिरिक्त और भी प्रकार जो हैं, जैसे सतत और व्यापक मूल्यांकन, सतत और व्यापक कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सीसी जिसको हम लोग जानते हैं। अब सीसी को अगर आप कंटीन्यूअस मतलब आप समझ रहे हैं एक लगातार जो मूल्यांकन की आकलन की प्रक्रिया है उसका पालन करना, और व्यापक में यहाँ पे सिर्फ एक चीज ऐड करने की है, व्यापक में सिर्फ स्कॉलिस्टिक और को स्कॉलिस्टिक दोनों को जोड़ करके, जैसे कि विद्यार्थी ने कोई कौशल सीखा, ये स्कॉलिस्टिक एक्टिविटी है। किसी कॉन्सेप्ट के बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज डेवलप हुआ, ये स्कॉलिस्टिक एक्टिविटी है। लेकिन उस थ्योरेटिकल नॉलेज का वो प्रयोग कैसे कर रहा है, ये को स्कॉलिस्टिक। बहुत सारे विद्यालय में आप जानते हैं कि ऐसे को स्कॉलिस्टिक एक्टिविटी, को करिकुलर एक्टिविटी, तो जहाँ पे हम विस्तृत प्रकार के आकलन की प्रविधि का प्रयोग करते हैं, जहाँ पे उसके शैक्षणिक क्रियाओं के साथ साथ गैर शैक्षणिक क्रियाओं का आकलन प्रारंभ कर दें, तो और उन आकलन में कंटिन्यूटी हो, सतत एवं व्यापक आकलन कहते हैं, उसे हम सीसीई के रूप में जानते हैं। योग्यता एवं क्षमता आधारित आकलन,
ये भी एबिलिटी, पार्टिकुलर एबिलिटी किसी व्यक्ति में कितना है, जैसे सिंगर है तो उसके अंदर किस तरीके की एबिलिटी, सिंगिंग को लेकर के किस तरीके की एबिलिटी है। तो योग्यता और जिसको हम लोग बोलते हैं कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी के आधार पे जब हम असेसमेंट करते हैं पार्टिकुलर किसी एबिलिटी को लेकर के, तो योग्यता अथवा क्षमता आधारित आकलन होता है। उसी तरीके से पीयर इवैल्यूएशन एक प्रकार दे रखा है। पीयर इवैल्यूएशन हम उम्र आकलन हम लोग बोलते हैं। ये क्या होता है पीयर इवैल्यूएशन, जहाँ पे आप ही की कक्षा में आप किस बैठने वाला विद्यार्थी आपकी अधिगम प्रक्रिया का, आपकी उपलब्धि का आकलन करता है। तो पीयर इवैल्यूएशन भी कहा एक प्रकार है आकलन का। कई बार हम लोग समूहों में भी आकलन करते हैं, ग्रुप टेक्निक्स हैं उसके लिए, असेसमेंट की ग्रुप टेक्निक्स हैं। तो एक साथ हम कोई टेस्ट फ्लोट करते हैं और सबका असेसमेंट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस टेस्ट है, फॉर एग्जांपल पर्सनालिटी टेस्ट है, इंटरेस्ट टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, दैट दैट विल बी यूज इन अ ग्रुप फॉर्म। तो इसको हम लोग समूहों में व्यक्तियों का आकलन करते हैं। इसके अतिरिक्त आकलन के विभिन्न उपकरण की चर्चा आपके विषय वस्तु में की गई है। पोर्टफोलियो, रूब्रिक्स, अधिगम लाभ, ग्रेडिंग। अब ये जो पोर्टफोलियो है, ये पोर्टफोलियो अ, जो ये पोर्टफोलियो इसका आकलन के रूप में एक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। 1990 के आसपास इसको जो है विभिन्न कलाकारों के द्वारा अपने कौशलों एवं क्षमताओं को दिखाने के लिए, उसको आकलन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। विद्यार्थियों के कार्यों का आकलन करने के लिए पोर्टफोलियो एक प्रमुख साधन बन गया। कई शिक्षक शिक्षा से संबंधित विभिन्न जो पाठ्यक्रम हैं, इस क्षेत्र में इसका प्रयोग करते हैं। ये एक प्रकार से कहें कि पोर्टफोलियो एक व्यवस्थित और सुनियोजित संग्रह है उन समस्त प्रकार के अनुदेशात्मक जो इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ हैं, जो एक्टिविटी मूल्यांकन के उद्देश्य में सहायक हैं, उनका एक संग्रह है। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार के पोर्टफोलियो का प्रयोग आज के दिनों में किया जा रहा है। रूब्रिक्स हैं। अब ये रूब्रिक्स भी एक तरीके का स्कोरिंग उपकरण है, जिसमें विद्यार्थियों के कार्यों का आकलन जो है किसी मापदंडों के परिप्रेक्ष्य में करते हैं। इसमें हम एक कह सकते हैं कि किसी प्रदर्शन की जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है, उनको कई प्रकार के कंपोनेंट्स में हम लोग विभाजित कर लेते हैं। प्रत्येक प्रकार के कंपोनेंट के लिए पैरामीटर तय कर लेते हैं और उसके आधार पे उस मूल्यांकन प्रक्रिया का हम लोग संपादन करते हैं। विभिन्न प्रकार के रूब्रिक्स हैं, जिसमें कि समग्र रूब्रिक्स है, आपके पाठचर्या में दे रखा है, जिसका प्रयोग विभिन्न घटक शिक्षार्थियों की शक्ति, कमजोरियां औपचारिक रूप से पहचानने में उसको सक्षम बनाने की दृष्टि से करते हैं। जिसमें नियत जो कार्य दिया गया है, जो मूल्यांकन कार्य है, उसको रूब्रिक के फॉर्म में प्रयोग करना, रूब्रिक क्रिएट करके उसका आकलन करना। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि इसमें हम किसी जो पूरी प्रक्रिया है, जो शिक्षण प्रक्रिया है, उसको कई घटकों में, कई मानदंडों में तय कर देते हैं और उन मानदंडों, उन कंपोनेंट के परिप्रेक्ष्य में हम आकलन करने का कार्य करते हैं। वहाँ पे रूब्रिक का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से कार्यक्षेत्र के आधार पे, जैसे मैंने अभी आपसे चर्चा की कि कार्यक्षेत्र के आधार पे, उद्देश्य के आधार पे, आंकड़ों के आधार पे, कार्यक्षेत्र के आधार पे भी जो है आकलन कई प्रकार के होते हैं। शैक्षणिक क्षेत्र के आधार पे और शैक्षणिक क्षेत्र के आधार पे, जो कि आपके जो सिलेबस है उसमें इस बात का जिक्र है कि ये कार्यक्षेत्र के आधार पे आकलन कितने प्रकार का होता है। मापन के विभिन्न मानक हैं, मानकों के आधार पे जिस पे हम लोग क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट और नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट बोलते हैं। मानक संदर्भित परीक्षण और मानदंड संदर्भित परीक्षण। तो इस तरीके से भी हम आकलन करते हैं। अब जैसे नॉर्म्स नॉर्म्स जिसको हम लोग मानक संदर्भित नॉर्म्स, कुछ आकलन की ऐसी प्रविधियां जिसमें हम कोई मानक तय कर लेते हैं, एक नॉर्म्स फिक्स कर लेते हैं अपनी ही क्लास का नाम, कि उसके विद्यार्थी में इस, जैसे किसी कक्षा का फॉर एग्जांपल अगर आप लें तो एक क्लास में 10 विद्यार्थी हैं, ए बी सी डी ऐसे करके आप अल्फाबेट दे सकते हैं। ए की उपलब्धि बी के कंपेयर में कितना है, इस तरीके का जब हम असेसमेंट करने लगते हैं तो नॉर्म्स रेफरेंस असेसमेंट की बात करते हैं। और जब हम किसी
पूर्व निश्चित स्टैंडर्ड के परिप्रेक्ष्य में, प्री डिसाइडेड स्टैंडर्ड के परिप्रेक्ष्य में हम असेसमेंट करते हैं, तो उसको हम जो है मानक स्टैंडर्ड्स, जिसको सीआईटी क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट के रूप में बोल सकते हैं, जिसको पर मानक संदर्भित आकलन और मानदंड संदर्भित आकलन कह सकते हैं। जहाँ पे कोई क्राइटेरिया पहले से फिक्स हो, उसका रेफरेंस लेते हुए हम असेसमेंट करते हैं। और अभी हमने आपको उदाहरण दिया नॉर्म्स रेफरेंस का, वो नॉर्म्स रेफरेंस है। तो इस तरीके से कार्यक्षेत्र के आधार पे सीआरटी क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट असेसमेंट और नॉर्म्स रेफरेंस असेसमेंट आकलन की भी बात आपके विषय वस्तु में दी गई है। प्रमाणिक आकलन की चर्चा आपके विषय वस्तु में दी गई है। प्रदर्शन के आधार पे आकलन की चर्चा आपके विषय वस्तु में दी गई है। वैकल्पिक अल्टरनेटिव मेथड्स हैं असेसमेंट के, उनका आकलन आपके उसमें दिया गया है कि अल्टरनेटिव असेसमेंट कैसे हम लोग करते हैं। इसी तरीके से विभिन्न प्रकार की जो योग्यताएं हैं, जिसकी चर्चा मैं अभी कर रहा था कि कॉग्निटिव स्किल्स हैं, जो संज्ञानात्मक पक्ष और असंज्ञानात्मक, कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव, दो पक्ष हैं। ऑलराउंड डेवलपमेंट जब हम किसी बालक की बात करते हैं तो ये दोनों पक्ष, ऑलराउंड में हम लोग सर्वांगीण विकास, शिक्षा सर्वांगीण विकास की बात करती है, तो सर्वांगीण विकास में संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ उसका असंज्ञानात्मक, जिसमें हम लोग भाव को भी सम्मिलित करते हैं, विकास की बात करते हैं। तो जब हम भाव के विकास की बात करते हैं तो इन दोनों का भी आकलन आवश्यक हो सकता है। तो योग्यताओं का आकलन और कौशलों का आकलन, योग्यताओं को अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो ये एक तरीके से पार्टिकुलर एबिलिटी होती है जो वंशानुक्रम के द्वारा जो है बालक या विद्यार्थी या किसी व्यक्ति में पाई जाती है और कौशल अर्जित किया जाता है। ये परफेक्शन की बात किया जाता है, एबिलिटी में परफेक्शन की बात नहीं होती, लेकिन स्किल में परफेक्शन की बात करते हैं। उसी तरीके से विभिन्न प्रकार के हम लोग जो योग्यताएं हैं उनको आकलन करने का, एबिलिटीज जो हैं उनको आकलन करने का, कुछ एबिलिटीज जो है कॉग्निटिव्स हैं, कुछ नॉन कॉग्निटिव्स हैं, उनको भी एसेस करने का कार्य करते हैं शिक्षक में, जो कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं या अधिगम प्रक्रिया में सहायक और सहयोगी होते हैं। जैसे अभिरुचि का आकलन करना, अभिरुचि, इंटरेस्ट, तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण हैं, इन्वेंटरीज हैं, जिसका हम आकलन कर सकते हैं, जिसका प्रयोग करके हम किसी विद्यार्थी की अभिरुचि को जान सकते हैं। उसी तरीके से एटीट्यूड, अधिगम के प्रति आपका एटीट्यूड क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव। ये एटीट्यूड किसी भी एक ऑब्जेक्ट के प्रति, किसी व्यवहार के प्रति, किसी एट्रीब्यूट के प्रति आपका फेवरेबल और अनफेवरेबल जो एक्सप्रेशंस है वो एटीट्यूड कहलाता है। डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन को हम एटीट्यूड के रूप में ले सकते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो उसका असेसमेंट कैसे करते हैं, लर्निंग के बारे में आपका एटीट्यूड कैसा है, इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं असेसमेंट की, उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। 3 पॉइंट स्केल है, रेटिंग है, थ्रस्टन की है, लिकर्ट की है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल्स हैं जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं। अधिगम, एक उदाहरण मैं अगर आपको दूं एटीट्यूड स्केल का, तो इस लाइव कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है, हमेशा पसंद कर, इस तरह के हम स्केल में, पॉइंट्स में इसका एटीट्यूड मेजर करके जान सकते हैं। तो इसकी भी आवश्यकता है इन ऑर्डर टू इफेक्टिवनेस, इस कार्यक्रम को और प्रभावी बनाने के लिए। उसी तरह से व्यक्तित्व का आकलन आपके विषय वस्तु में दे रखा है, चूंकि समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए अगर व्यक्तित्व के आकलन की हम बात करें तो बेसिक 3 पर्पज हैं कि हम व्यक्तित्व का आकलन क्यों करते हैं। व्यक्तित्व का आकलन हम करते हैं टू प्रिडिक्ट, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बताना कि उसका व्यक्तित्व कैसा है, फिर ये बताना कि उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसकी टू अंडरस्टैंड, टू प्रिडिक्ट एंड टू मॉडिफाई। तो यह प्रिडिक्ट करना कि कैसा है, यह समझना कि वो कैसा व्यक्ति है, और वह समझ करके या प्रेडिक्ट करके या उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को मॉडिफाई करने के लिए हमें व्यक्तित्व के आकलन की आवश्यकता पड़ती है। तो जब हम इस तरह के आकलन की तरफ बढ़ते हैं तो व्यक्तित्व क्या है, ये मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है, ये डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइकोफिजिकल सिस्टम, उसको हम लोग पर्सनालिटी के रूप में देखते हैं। तो इसके लिए किस तरह की टेक्निक्स हैं जहां पे हमें प्रयोग करना है, तो बेसिकली 3 प्रकार के टेक्निक्स, असेसमेंट टेक्निक्स हैं। पर्सनालिटी असेसमेंट जब हम लोग बढ़ते हैं तो उसमें एक है सब्जेक्टिव टेक्निक्स, दूसरा है ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स और तीसरा है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स।
सब्जेक्टिव में हम ऑटोबायोग्राफी ले सकते हैं, बायोग्राफी ले सकते हैं, केस स्टडी ले सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स में हम लोग ऑब्जर्वेशन की टेक्निक्स, स्केल की टेक्निक्स, इस तरीके से बहुत सारे पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। सब्जेक्टिव में केस स्टडी, इंटरव्यू, इस तरह की असेसमेंट टेक्निक्स को ले सकते हैं। प्रोजेक्टिव में टीएटी है, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है, रूसो इंक ब्लॉक टेस्ट है। तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के असेसमेंट, पर्सनालिटी असेसमेंट टेक्निक्स हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। उसी तरह से जो सोशल स्किल्स हैं, सोशल स्किल्स पे विभिन्न प्रकार के कौशल हैं जिनका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो आज की जो परिचर्चा हमने की आप लोग के समक्ष, जिसमें हमने खंड 4 और बीसी 133 पाठ्यक्रम के अंतर्गत मापन, मूल्यांकन एवं आकलन के विभिन्न तत्व, आकलन के विभिन्न प्रकार, योग्यताओं एवं कौशलों का आकलन आदि विषयों पे चर्चा की। अगली कक्षा में इसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संप्रतियों को फिर लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।